हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएल 2026 में साइंस से संबंधित आने वाले प्रश्नों का एनालाइज कर रहे थे। उस क्रमबद्ध में आज सेट 6 मतलब छठा सेट को हम लगाने वाले हैं। इससे पहले हम 5 सेट को 5 वीडियो में बना चुके हैं और पांचों वीडियो में हर हम वीडियो में 20 क्वेश्चन को लगा रहे हैं। मतलब कि एक सेट में 20 क्वेश्चन है और हम हर सेट में 20 क्वेश्चन को लगा रहे हैं। उसी क्रमबद्ध तरीके से आज हम छठा सेट को लगाने वाले हैं और वो भी किससे संबंधित, तो विज्ञान से संबंधित। और हम इस वीडियो हर एक लेक्चर में क्या करते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो वाले भी कुछ मतलब इससे पहले वाले सेट से भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में भी आप लोगों को मिलेगा कुछ क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर चालू करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरपतवार नाशक नहीं है। मतलब कि इसमें से कौन खरपतवार नाशक नहीं है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, 2,4-D। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, डी। ऑप्शन बी में दिया गया है DCMU। ऑप्शन सी में दिया गया है VAM और ऑप्शन डी में दिया गया है एजेंट ऑरेंज। मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन खरपतवार नाशक नहीं है। तो खरपतवार नाशक क्या होता है। खरपतवार नाशक मतलब कि हमारे खेतों में जो अवांछनीय पदार्थ उग जाते हैं। अवांछनीय पदार्थ मतलब कि जो जो हम नहीं बोए हैं और वो उग गया, जैसे कि घास, दूभी, इसके अलावा भी बहुत सारे हो जाते हैं खेत में। या अलग अलग चीज के हम बोए, कुछ भी आलू के बीज लगाए और कुछ और उग गया, या मक्के के बीज खेत में भी कुछ अलग चीज हो जाते उग जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो जो अलग खरपतवार उग जाते हैं वो क्या करते हैं, वो जो पौधे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो पौधे को ना मिलकर वो खुद अवशोषित कर लेते हैं। और उसको खुद के अवशोषित करने के कारण वो पेड़ को वृद्धि होने नहीं देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खरपतवार को नाशक के लिए या तो हम उसको निकाल देते हैं, या खरपतवार नाशक मतलब कि कुछ केमिकल को डालकर उस खरपतवार नाशक को क्या करते हैं, गला देते हैं। तो ये क्या हो गया, खरपतवार नाशक को हम समझ गए। अब इसमें से कौन सा खरपतवार नाशक नहीं है, तो ये VAM, जो VAM ऑप्शन सी में दिया गया है उसका फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर ऑर्बुस्कुलर माइकोराइजा। क्या होता है, वेसिकुलर ऑर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ये एक खरपतवार नाशक नहीं है। ये क्या है, ये एक खाद है। ये एक तरह का खाद है जो पेड़ पौधों को जमीन से न्यूट्रिशन देने का हेल्प करता है। और ये कवक के रूप में पाया जाता है। ये कैसा होता है, कवक होता है। जो जितने भी पौधे होते हैं वो पौधे के रूट से मतलब कि जड़ से मिलकर पौधे को क्या करता है, न्यूट्रिशन, सल्फर या जितने भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको अवशोषित करके देता है। तो ये क्या हो गया, ये खरपतवार नाशक नहीं है। ये क्या है, ये है खाद। वही बात करें कि एजेंट ऑरेंज, DCMU और 2,4-D, ये सब क्या है, ये सब के सब खरपतवार नाशक है। मतलब कि हम लोग इसको खरपतवार नाशक के रूप में यूज करते हैं। 2,4-D जो है उसको 2,4-डाइक्लोरोफेनो एसिटिक बोलते हैं इसको। DCMU भी है, ये भी एक तरह का खरपतवार नाशक ही है। और एजेंट ऑरेंज को भी हम लोग खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है। मतलब कि जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होता है जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में क्या होता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होता है मतलब ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का योग या दोनों, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का योग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होता है हम ये समझते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का पावर क्या होता है, ऑक्सीजन का पावर निगेटिव होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या हाइड्रोजन को पॉजिटिव में इंगित किया जाता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है ना कि हाइड्रोजन का योग होता है।
और यदि हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यहाँ जो हाइड्रोजन का योग लिया गया है इसके जगह पर हाइड्रोजन का निष्कासन लिखता हम दोनों मार देते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है हाइड्रोजन का योग, मतलब कि ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है ऑक्सीजन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेंडलीफ के जो तत्व वर्गीकरण है, जो मेंडलीफ साहब थे उनका जो तत्व वर्गीकरण है उसमें कौन सा संबंधी कौन सा कथन सही है, मतलब कि इसमें से कौन सा कथन सही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी, मतलब कि उन्होंने जो आवर्त सारणी दिया था पीरियोडिक टेबल दिया था वो क्या परमाणु संख्या मतलब कि उसका जो एटॉमिक नंबर पे आधारित था, या आवर्त सारणी में 8 आवर्त और 7 वर्ग थे, मतलब कि जो उनकी आवर्त सारणी थी उसमें क्या 8 आवर्त और 7 वर्ग थे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है कि ए एवं बी दोनों सही है, या डी में दिया है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी है वो अक्रिय गैस की खोज होने पर समायोजित किया जा सका था, मतलब कि जो मेंडलीफ साहब ने जो कौन सा इनमें से जो दिया गया है कथन वो सही है। तो मेंडलीफ के जो मेंडलीफ साहब के जो अथी था आवर्त सारणी था वो परमाणु क्रमांक पर नहीं, परमाणु संख्या पर नहीं, परमाणु भार पर आधारित था, मतलब कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है ये आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित न होकर किस पर आधारित था परमाणु भार पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि आवर्त सारणी में 8 आवर्त और 7 वर्ग थे, तो ये भी गलत है, मतलब कि ऑप्शन सी में क्या दिया गया ए एवं डी दोनों। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो अक्रिय गैस मतलब जो नोबल गैस जिसे बोला जाता है या जीरो गैस बोला जाता है, उन्होंने जीरो गैस कह के छोड़ दिया था, गैस की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बोर साहब थे, बोर साहब कौन थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है, मतलब उन्होंने क्या बोला था कि बोर के अनुसार जो बोर साहब थे उनके अनुसार जो नाभिक होता है, नाभिक मतलब कि जो परमाणु के केंद्रक होते हैं, जो परमाणु के केंद्रक होते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा मतलब कि इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है वो कैसा होता है वृत्ताकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है, या अंडाकार होता है, या वर्गीकार होता है। मतलब कि बोर के अनुसार जो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है वृत्ताकार होता है, या दीर्घ वृत्ताकार होता है, या अंडाकार होता है, या वर्गाकार होता है। तो यहाँ पे हम कैसा शेप बना है वृत्त के आकार का शेप बना है, मतलब कि बोर जो दिए थे वो कैसा बताए थे वो बताए थे कि वृत्ताकार होता है, मतलब कि वृत्त के आकार का होता है। हम क्या बनाए वृत्त के आकार के बनाए कि नहीं, तो ये कैसा होता है वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ऑटोमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है, किससे चिन्हित है एनेलिडा से, या ऑर्थोपेडिया से, या मोलस्का से, या इचिनोडर्मेटा से। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑटोटॉमी और पुनर्जनन क्या होता है। तो ऑटोटॉमी क्या होता है, ऑटोटॉमी मतलब कि किसी जीव द्वारा उसके एक अंग को गिरा देना, उसको क्या बोलते हैं ऑटोटॉमी। जैसे कि जो छिपकली होता है वो अपना क्या करता है पूंछ को गिरा देता है, उसको हम क्या बोल देंगे ऑटोटॉमी। इसके अलावा हम बात करें कि स्टारफिश क्या करता है वो अपने एक बाह को गिरा देता है, या ऑक्टोपस को भी बात करें तो भी क्या करता है अपने एक अंग को गिरा देता है। क्यों गिराता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और पुनर्जनन मतलब कि जो अंग को गिरा दिया है उसका दोबारा जनन हो जाना उसको क्या बोलते हैं पुनर्जनन। जैसे कि छिपकली क्या करता है छिपकली अपना पूंछ गिरा देता है तो उसका छिपकली का फिर से उसका क्या होता है पूंछ जनन हो जाता है, या वो जो पार्ट गिरा दिया है उससे एक नया ऑर्गन बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे जीव है जो अपने अंग को गिरा देते हैं उससे अलग जीव का निर्माण हो जाता है, या जो अंग को गिरा दिए वो अंग फिर से जीव जनन हो जाता है, क्या हो जाता है पुनर्जनन होता है। तो ये ऑटोटॉमी मतलब कि कोई जीव अपना अंग क्यों गिरा देता है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए गिराता है, मतलब वो किसी जीव से आत्मरक्षा के लिए क्या करता है वो अपने अंग को गिरा देता है। तो ऑटोटॉमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिंतित है एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मुलस्का में, या एचिनोडर्मेटा में। तो इसमें से जो एचिनोडर्मेटा है, एचिनोडर्मेटा जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये भी सेम यही करता है, ये
खुद को आत्मरक्षा के लिए किसी अंग को गिरा देता है और वो अंग क्या होता है, फिर से जीवित हो जाता है। तो मतलब कोई जीव उसको पीछा कर रहा है तो क्या करता है, वो अपना अंग गिरा देता है उसको क्या करना है, भटकाने के लिए, और वो खुद को भाग जाता है और उसका जन्म क्यों होता है, और वो एक विशेष अंग को गिराता है, वैसा अंग जो फिर से जीवित हो जाता है। जैसे कि हमारा लीवर हो, हम उसके लीवर को, अपने लीवर को काट दे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो अपना धीरे धीरे जनन हो जाएगा, जनन नहीं हो जाएगा मतलब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिप्थीरिया आमतौर पर किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है। मतलब कि डिप्थीरिया नाम का एक बीमारी है, वो आमतौर पर किस आयु मतलब कि किस एज में ये प्रभावित करता है, 10 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को, या 5 वर्ष से नीचे वाले व्यक्ति को, या वयस्क को, या 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को। जो डिप्थीरिया है ना, वो डिप्थीरिया एक तरह के श्वसन मतलब कि श्वसन संबंधी बीमारी है, जो हमारे फेफड़ा फेफड़ा बोले श्वास नली और ट्रैकिया ये सबको क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये आमतौर पर 5 वर्ष से नीचे, जितने भी 5 वर्ष से नीचे की आयु के व्यक्ति को या 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को भी होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में दोनों दिया है तो आपको 5 वर्ष से नीचे वाले व्यक्ति को मारना है, और यदि ऑप्शन में 5 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष दोनों साथ में दिया है तो उसको मारना है, और यदि 5 वर्ष नहीं है और 60 वर्ष से ऊपर है आपको 60 वर्ष से ऊपर को मार के आना है। लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है तो 5 वर्ष से नीचे पे मार के आना है। लेकिन कोई भी बीमारी के होने के लिए कोई फिक्स एज नहीं है, लेकिन आमतौर पर मतलब ज्यादातर 5 वर्ष से नीचे वाले बच्चे को, मतलब 5 वर्ष से नीचे वाले आयु वर्ग के ज्यादा ये प्रभावित करता है। ऐसे होता क्या कर रहा है, प्रभावित, तो ज्यादा 5 वर्ष से कम वर्ष के आयु को ही ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे होता डिप्थीरिया बीमारी सबको है, नेक्स्ट मतलब सबको जिससे प्रभावित हो गया है, और ये एक फैलने वाला बीमारी है, मतलब कि बोलने से या हवा में भी फैलता है ये डिप्थीरिया नाम की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट कौन सा परिवेश में लौटता है। मतलब कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जितना अधिकांश जैविक जो अपशिष्ट होते हैं वो का परिवेश में कैसा लौटता है, अपघटक, कीड़े, शिकारी, या प्रकाश संश्लेषण। तो जैविक अपशिष्ट क्या होता है, जैविक अपशिष्ट मतलब कि जीव जंतु द्वारा फैलाए गए अपशिष्ट को जैविक अपशिष्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों द्वारा क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को फेंक देते हैं, या पेड़ पौधे के जो पत्तियां गिर जाती है वो क्या हो गया, वो सब जैविक अपशिष्ट हो गया। और ये सब कहाँ जाता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो जैविक अपशिष्ट गिरता है उसको परिवेश में लौटाने का अर्थ यहाँ पे हो गया कि उसको उसको डिकम्पोजिशन कौन करता है, मतलब कि उसको घुलाता कौन है, तो उसको घुलाने का काम अपघटक करता है। जो अपघटक होता है वो क्या करता है, अपघटक जैविक अपशिष्ट को गला देता है, जिसमें कवक आता है, बैक्टीरिया आता है, कीड़े मकोड़े आते हैं। ये सब क्या करता है, जितने भी हमारे जैविक पदार्थ होते हैं वो हमारे द्वारा फेंके गए कचरे ही क्यों ना हो, या मल ही क्यों ना हो जाए, या पेड़ पौधे द्वारा गिरे गए पत्ते को सड़ाने का काम कौन करते हैं, जैविक अपशिष्ट को अपघटन करने का काम कौन करते हैं, अपघटक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है, मतलब कि वैसा पोषण जिसमें क्या करता है, जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करते के, मतलब कि हमारे बॉडी से जितने भी तरह का एंजाइम निकलते हैं उसका उपयोग करके क्या करता है, उसको पचाता है। उसे क्या कहते हैं, उसको परजीविता कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, मृतजीवी पौधे बोलते हैं, या होलोजोइक बोलते हैं। तो जो होलोजोइक होता है वो होलोजोइक तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ को क्या करता है, एंजाइम के द्वारा पचाता है। मतलब कि जितने भी हमारे शरीर से एंजाइम निकलते हैं वो तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ को पचाने का काम कौन करता है, एंजाइम के माध्यम से। होलोजोइक मतलब कि जो होलोजोइक होता है वो होलोजोइक जीव ही एंजाइम के द्वारा एंजाइम का उपयोग करके भोजन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, मतलब कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन के लिए किया गया था? मतलब कि मानव का जो उद्भव हुआ था उसके अध्ययन के लिए किसका उपयोग किया गया था? कि खुदाई करके, समय डेटिंग, डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण, इनमें से सभी। मतलब कि मानव का जो उद्भव हुआ, मतलब कि जब हम पढ़े थे ना, एक क्वेश्चन भी आया था इसी में हमारे सेट में कि मानव का उद्भव स्थल कहाँ है, तो अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका लगाए थे और उसके बारे में समझे थे कैसे। यहाँ पे यही लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन के लिए किया जाता है? मतलब कि जब मानव का उद्भव हुआ, मानव जब जन्म लिया, जो सबसे पहले सबसे प्राचीन समय में, तो उसको कैसे पता कैसे लगाया गया कि हाँ किस तरह से मानव का उद्भव हुआ था, कितने वर्ष पहले हुआ था। हम किसके माध्यम से लगाते हैं? खुदाई करके। मतलब कि खुदाई करके भी पता चलता है। अभी भी डायनासोर या जितने भी पुराने तरह के मम्मीज होते हैं उसको क्या करते हैं? खुदाई करके निकाला जाता है। जैसे कि इजिप्ट में जितने भी तरह के मम्मी होते हैं उसको क्या करके खुदाई करके और उसके हड्डियों से कार्बन डेटिंग के माध्यम से, कार्बन प्रकीर्णन होता है उसको माध्यम से भी बताया जाता है। और इसके अलावा अभी के डीएनए टेस्ट और पुराने डीएनए टेस्ट से भी पता लगाया जाता है, और अभी की हड्डियां और पुराने हड्डियां से भी इस बात को पता लगाया जाता है। तो पहला तो खुदाई, ये सही होगा। समय डेटिंग, समय डेटिंग मतलब कि कार्बन कार्बन वाला बताए। कार्बन 14 का उपयोग क्या किस में किया जाता है? कार्बन 14 का उपयोग आयु को पता करने या किसी भी चीज का कितना पुराना है उसको पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डीएनए का अनुक्रम निर्धारण, मतलब कि जो डीएनए होता है वो डीएनए टेस्ट के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट का उपयोग करके भी हम लोग डीएनए टेस्ट का करके भी हम उसका उपयोग करते हैं। मतलब कि इनमें से सभी जितना भी तरह है इस सभी चीज का उपयोग करके क्या करते हैं? मानव का उद्भव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ, मतलब कि इनमें जो ऑप्शन में ग्राफ दिया गया है इसमें से कौन सा ग्राफ वस्तु के विरामावस्था, मतलब कि विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है? मतलब कि इसमें से कौन सा ग्राफ वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे एस जो है, एस मतलब कि जो विराम, यहाँ पे जो वस्तु है वो समय के साथ क्या है? समय के साथ बढ़ रहा है। मतलब कि विरामावस्था अवस्था को नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे भी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है? टाइम के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विरामावस्था। यहाँ पे वेग विरामावस्था में है, लेकिन यहाँ पे एस मतलब कि यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे वस्तु और विरामावस्था का ग्राफ कौन सा है? ये समय, यहाँ पे क्या हो रहा है? समय जा रहा है और वस्तु यहीं के यहीं है, तो ये क्या हो गया? और यदि ग्राफ में ऐसा दिया हुआ है, यदि कुछ इस तरह का ग्राफ है, यदि इस तरह का ग्राफ है तो ये ग्राफ कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। यदि कहीं इस तरह का ग्राफ है तो ये कभी ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि टाइम रुका हुआ है और वस्तु जा रहा है। अभी समय रुक सकता है, नहीं तो यार इस ग्राफ में क्या दिखा रहा था? समय रुका हुआ था और वस्तु जा रहा था, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है? वस्तु रुका हुआ है और समय क्या है? समय यहाँ पे जा रहा था, मतलब यहाँ पे विरामावस्था को कौन प्रदर्शित करा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की क्या करा है? इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से इकाई दूरी पर अवस्थित है तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। मतलब कि इकाई द्रव्यमान, मतलब कि इकाई द्रव्यमान की दो वस्तु, मतलब दो वस्तुएं, इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं और वो क्या है? इकाई दूरी पर, मतलब कि इकाई दूरी पर क्या है? अवस्थित है। तो उसके बीच में कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लग रहा है, या ज्यामितीय केंद्र लगता है, या गुरुत्वीय केंद्र लगता है? इसमें से कौन सा आकर्षण बल लग रहा है? दोनों क्या कर रहा है? दो वस्तु के बीच में कौन सा बल लग रहा है? तो हम लोग इसका डिफिनीशन क्या होता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण नियतांक, मतलब कि दो वस्तुओं के बीच में कौन सा बल लगता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जो सभी वस्तुओं पर और सभी जगह पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पानी में तैरता है पर नारियल तेल में डूब जाता है, वस्तु का घनत्व होगा। मतलब कि कोई वस्तु है जो क्या कर रहा है? पानी में तो तैर रहा है, लेकिन नारियल का जो तेल है वो नारियल तेल में डूब जा रहा है, तो उसका वस्तु का घनत्व पूछ रहा है। तेल के घनत्व से ज्यादा होगा, पानी के घनत्व से कम होगा, या दोनों सत्य है? मतलब कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी दोनों सत्य है, या उपलब्ध सूचना के आधार पर कुछ नहीं बताया जा सकता। मतलब कि
ये ऑप्शन डी में बता रहा है कि ये जो जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है इस इंफॉर्मेशन से हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करा, हम क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक वस्तु है जो पानी में डूब जा रहा है, यदि पानी में डूब जा रहा है मतलब कि उसका उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से क्या कर रहा है, वस्तु पानी में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है, यदि पानी में तैर रहा है तो उस वस्तु का घनत्व क्या होगा, पानी के घनत्व से ज्यादा होगा, पानी का घनत्व से ज्यादा है। यदि वो पानी के घनत्व से कम होता तो क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन यहीं पे वही लिख रहा है कि नारियल तेल में डूब जाता है, यदि नारियल तेल में डूब जा रहा है तो उसका क्या होगा, उसका घनत्व कम होगा, घनत्व नारियल तेल का घनत्व कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या में, ऑप्शन ए में क्या दिया है, तेल के घनत्व से ज्यादा है, मतलब कि वस्तु का तेल के घनत्व से ज्यादा है और पानी के घनत्व से कम है, मतलब कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कनेक्ट हो जाएगा, दोनों सत्य, मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब कितना है, 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड है, और 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा। तो हम बात करते हैं कि ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि की चाल की बात करें, ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि का चाल क्या होता है, v प्रोपोर्शनल अपॉन रूट अंडर टी होता है। और ये जो टी होता है वो टी केल्विन में होता है, टी किस में होता है, केल्विन में होता है। मतलब टी का मान किसमें, टेम्परेचर का मान किसमें दिया होता है, केल्विन में दिया होता है। तो यहाँ पे क्या करा है, 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब कि v1 कितना दे दिया गया है, v1 30 मीटर दे दिया गया है, 30 मीटर प्रति सेकंड। और वही टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 27 डिग्री है, और उसी को 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करते तो कितना होता है, 273 डिग्री 273.5 केल्विन होता है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री हुआ है। हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 273 में हम 27 डिग्री जोड़ेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। T1 वही बात करें, T2 कितना दिया गया है, T2 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो T2 को हम जब केल्विन में चेंज करेंगे तो 400 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि गैस में ध्वनि कितना होगा, तो V1 अपॉन T1 V1 अपॉन V2 इजिकल टू रूट अंडर T1 अपॉन T2 हो जाएगा। V1 का मान कितना दिया गया है, V1 का मान 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, हम 30 लिख देते अपॉन V2 इजिकल टू रूट अंडर 300 अपॉन 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब रूट अंडर 3 अपॉन 4, रूट अंडर 30 बाई V2 इजिकल टू रूट अंडर 3 अपॉन 4। और यदि हम इसको इधर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी जो दिया गया ना 20√3, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने कहा है कि संसाधन हुआ नहीं करते, किसने कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। जिम्मरमैन ने, डेविड कॉपरफील्ड ने, हुम्बोल्ट ने, या अलेक्जेंडर ने। तो जो जिम्मरमैन जो एक भूगोल वेता थे, भूगोल के जानकार थे, उन्होंने क्या बोला था, जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते। उनका तात्पर्य यह था कि कोई चीज तब तक संसाधन नहीं कहा जाएगा जब तक मनुष्य उसमें अपनी बुद्धि अपनी बुद्धि वो अपनी जितना भी कुछ सीखा उसमें नहीं लगा, और जब तक मनुष्य अपने
उपयोग में ना लाए तब तक वो संसाधन नहीं हो सकता। जैसे कि कोई भी वस्तु हो, हम उसको जब तक अपने यूज में नहीं लाते हैं वो तब तक संसाधन नहीं बन सकता है। तो उनका कहना क्या था कि जब तक कोई वस्तु को हम अपने उपयोग में नहीं लाते हैं, यदि कोई गाड़ी हम कोई मोबाइल खरीद लिए और मोबाइल को ऐसे ही रखे हुए तो हमारे लिए संसाधन में नहीं है, लेकिन वो मोबाइल हमारे लिए किसी भी तरह से उपयोग हो गया तो हमारे लिए कैसे होगा, संसाधन का वो एक संसाधन हो जाएगा। तो जिम्मरमैन का ये कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है, मतलब कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन क्यों नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक पेड़ पौधे के लिए क्या होता है, कच्चे पदार्थ के उपयोग में आ जाता है और उसके उपयोग से क्या करता है, पेड़ पौधे उसे ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज बना के क्या करता है, वो खुद को पोषित करता है। तो उसको क्या चाहिए, कौन सी हवा जरूरी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुण, महेश लाल बहुगुण, रीता बहुगुण या श्यामलाल बहुगुण। मतलब कि चिपको आंदोलन जो हुआ था उसको नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुण थे। और चिपको आंदोलन हुआ क्यों था? चिपको आंदोलन मतलब कि एक सरकार की नीति थी कि जो पहाड़ी इलाका था उसमें से क्या कर रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था और पेड़ों को काट काट के हटाया जा रहा था। तो जितने भी वहां के आदिवासी थे या वहां के ग्रामीण लोग या आसपास के लोग थे उन्होंने मना किया कि हाँ पेड़ पौधों को नहीं काटना है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी एक न सुनी और क्या किया, पेड़ को काटने लगा। तो सुंदरलाल बहुगुण और एक चंडी प्रसाद, मतलब चंडी प्रसाद जो एक लेडी का नाम है चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुण दोनों ना नेतृत्व किए और वो लोगों ने पेड़ों को जकड़ लिया, खुद में जकड़ लिया और क्या किया, पेड़ों को जकड़ कर वो क्या किए, पेड़ में चिपक गए। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन पड़ गया। क्योंकि वो पेड़ में क्यों चिपक गए, क्योंकि वो पेड़ को ना काटे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन हो गया और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुण के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब कि कल्पक्कम के बारे में इससे पहले वाले सेट में भी आया था और इस सेट में भी है कि कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या तापीय ऊर्जा, इसमें से किसके लिए कल्पक्कम प्रसिद्ध है? तो हम लोग कितने बार पढ़ चुके हैं कि कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बहुत सारे हम इससे पहले वाले भी लेक्चर में भी देख सकें। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उस लेक्चर में जाइए और अपना नोट्स वहां से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। मतलब कि 220 वोल्ट पर कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर का। तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, मतलब कि उसमें प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना है, 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम या 440 ओम। तो अति का फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू आई आर। मतलब कि यहाँ पे क्या I क्या है, यहाँ पे R प्रतिरोध है, I विद्युत धारा है और V वेलोसिटी है। मतलब कि वेलोसिटी इजिकल टू आई आर। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि फिलामेंट में प्रतिरोध R पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा V अपॉन I। वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया गया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और एम्पियर कितना है, 2 एम्पियर है। तो यदि हम इसको इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, 110। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 110 ओम। मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डायनेमो में से कौन सी धारा प्रवाहित होती है। मतलब कि जो डायनेमो होता है उसमें से कौन सी धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि जो डायनेमो होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा होती है, निकलती है, या दिष्ट धारा निकलती है, या दोनों निकलती है, या इनमें से कोई नहीं निकलती है। तो जो डायनेमो होता है वो डायनेमो
प्रत्यावर्ती धारा को निकालती है। मतलब जो डायनेमो क्या बनाता है, डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा को बनाता है और वो बाद में प्रत्यावर्ती धारा में एक अथी लगा रहता है, कम्यूटेटर लगा होता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। वो कम्यूटेटर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देती है। मतलब कि डायनेमो से तो प्रत्यावर्ती धारा ही बनता है, लेकिन उसमें जो कम्यूटेटर लगा रहता है वो कम्यूटेटर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देती है। इसलिए डायनेमो से दोनों तरह के धारा निकलते हैं, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा भी और दिष्ट धारा भी। मतलब कि एसी और डीसी दोनों तरह के, एसी और डीसी दोनों तरह के करंट डायनेमो से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो खतरे के सिग्नल पर किसका उपयोग किया जाता है, लाल रंग का। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं कि लाल रंग का ही क्यों करते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो प्रतिरोध, लाल रंग का जो अति होता है विच तरंगदैर्ध्य वो बहुत ही कम होता है। और तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण क्या होता है, ये दूर दूर तक गमन करता है। और ये बैगनी जो कलर होता है उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, और तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण क्या होता है, वो फैल जाता है। लेकिन लाल रंग तरंगदैर्ध्य उसका कम होने के कारण ये दूर तक गमन भी करता है। तो आई थिंक आप लोग 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन लगा लिए होंगे और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, मतलब कि सेट नंबर 7 के साथ प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।